हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। तो कल तक हमने इस लेक्चर में आपके सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे इस लड़के सुरेश जो कि क्लास मॉनिटर था उसने अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके अनिल पे इल्ज़ाम लगाया कि वो गलत गलत क्लास में बिहेव कर रहा है और ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है। और मैम ने बिना इस बात को चेक किए सिर्फ सुरेश की बात को मानकर अनिल को पनिशमेंट दे दी कि वो 100 टाइम्स लिखेगा आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर, है ना। तो ये हमने कल तक यहाँ तक पढ़ा था और हमने देखा था कि किस तरह से लोग अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं और उनको रोकने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है ताकि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो अपने पावर्स का मिसयूज ना कर सकें, है ना। तो हमने कल तक यहाँ पढ़ा था। अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पेज और आप देखेंगे कि नेक्स्ट पेज पे भी आपके एक कार्टून बना हुआ है, मतलब एक आपको लाइव इंसिडेंस दिखाया गया है। और इसमें क्या है आइए हम लोग देखते हैं। तो गेम पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। कौन सा पीरियड चालू होने वाला है? गेम पीरियड चालू होने वाला है ना। यहाँ लिखा है कि गेम पीरियड स्टार्ट होने वाला है। अब दूसरा क्या पॉइंट है इसमें देखते हैं। लिखा है another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful groups। मतलब जो ग्रुप डोमिनेंट है, जिसके पास ज़्यादा पावर है, जिसके पास ज़्यादा संख्या है, मतलब ज़्यादा काउंट है, वो अपनी पावर्स का जो कम पावरफुल हैं या फिर जहाँ कम लोग हैं उन पे यूज़ ना करे। मतलब अपने एक्स्ट्रा पावर्स का कमज़ोर लोगों पे या फिर जो कम लोग हैं जिनके पास पावर नहीं है उनको दबाने में ना करे। तो इसी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये स्टोरी है। तो स्टोरी में आप देख पा रहे होंगे कि ये देखो बॉयज़ का ग्रुप है और ये गर्ल्स का ग्रुप है ना। तो बॉयज बोलते हैं वी विल प्ले क्रिकेट, लेकिन गर्ल्स क्या बोलती हैं लेट्स प्ले बास्केटबॉल फॉर अ चेंज। रोज लड़के क्रिकेट खेलते हैं गेम पीरियड में, एक स्कूल में गेम पीरियड होता है ना, उसमें लड़के क्रिकेट खेलने को बोलते हैं। अब फील्ड तो एक ही है, या तो क्रिकेट हो सकता है या बास्केटबॉल हो सकता है। तो लड़के बोलते हैं हम क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां बोलती हैं हम बास्केटबॉल खेलेंगे। तो टीचर आते हैं और टीचर बोलते हैं कि लेट अस डिसाइड विथ अ शो ऑफ हैंड। मतलब हाथ उठाओ कि किसको किसको क्रिकेट खेलना है, किसको किसको बास्केटबॉल खेलना है, और जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो गेम खेलेगा। तो ऑब्वियसली इसके स्कूल में बॉयज़ बहुत ज़्यादा थे। मैक्सिमम केसेस में ये होता है बॉयज़ ज़्यादा होते हैं, किसी क्लास में गर्ल्स कम होती हैं। तो वही यहाँ पे देखो ये लड़का जो है लड़की को चिढ़ा रहा है, ही वी हैव वन बोल रहा है हम जीत गए अब तो क्रिकेट खेलेंगे। तो लड़की देखो बोलती है होना ही था। क्यों? क्योंकि देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास, क्योंकि क्लास में लड़के ज़्यादा हैं, इसीलिए भाई क्रिकेट शो ऑफ हैंड करोगे तो भाई वहाँ तो लड़के ही जीतेंगे क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा है। तो ये बात हुई। अब यहाँ पर लड़कियां आपस में बात करती हैं कि वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजॉरिटी। क्योंकि बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है, वो मेजॉरिटी में है, इसीलिए उन्हें लड़कियों को वही करना पड़ता है जो बॉयज़ कहते हैं। क्योंकि टीचर हमेशा बोलते हैं हाथ उठा लो, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो जीत जाएंगे, तो ऑब्वियसली बॉयज़ ज़्यादा होंगे। तो ये दूसरी लड़की बोलती है, वैसे लड़का दिख रहा है लेकिन फिर भी दूसरी लड़की बोलती है मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजंस so that our wishes are also heard। लड़की बोलती है ये जो शो ऑफ हैंड करके डिसाइड करने का तरीका है वो गलत है, क्योंकि क्लास में लड़कों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए मैम को कोई और तरीका सोचना चाहिए जिससे वो डिसाइड कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी आती है। कब? वेयर अ मेजॉरिटी कैन कॉन्टिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजंस दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग की संख्या सोसाइटी में ही देख लें तो हमेशा शो ऑफ हैंड ही होता है। तो बहुत बार ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं जिसमें माइनॉरिटीज़, अब आप सोचोगे कि सर मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या होती है? तो सोसाइटी में जिस ग्रुप या जिस रिलीजन, जिस कास्ट, जिस क्रीड की संख्या ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं मेजॉरिटी, और जिनकी संख्या कम होती है, जिनका काउंट कम होता है, जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स कम होते हैं उनको बोलते हैं माइनॉरिटीज़। तो हमेशा मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि मेजॉरिटी, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए वो लोग अपने डिसीजंस माइनॉरिटीज़ के ऊपर
थोपते हैं, इन्फोर्स करते हैं बिना माइनॉरिटी से पूछे। तो इसीलिए ये जो अबव स्टोरी आपको दिखाई गई है, ये एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टायरानी। टायरानी का मतलब होता है कोई क्रूअल तरीका जिससे डिसीजन लिया गया हो, कोई क्रूअल तरीका जिससे डिसीजन लिया गया हो। तो ऑब्वियसली जो लोग पॉपुलेशन में ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, तो आप वहाँ पर वोटिंग करा के तो डिसीजन नहीं ले सकते ना कि 51% वोट फेवर में आए तो ये डिसीजन उनका। भाई 51% तो आएगा ही। अब आप ये सोचो कि अगर 100 में से 80 लोग मेजॉरिटी के हैं और 20 लोग माइनॉरिटी के हैं, और आप ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो मेजॉरिटी को फेवर कर रहा है, तो माइनॉरिटी ने उसका अपोज किया, माइनॉरिटी बोला नहीं नहीं ये तो गलत है, इससे हमारा लॉस हो जाएगा। तो जो इलेक्ट कर रहे थे उन्होंने बोला कि ठीक है वोटिंग करा लेते हैं, अगर 50% वोट फेवर में आए तो हम ये डिसीजन ले लेंगे। तो भाई जब 100 में से 80 लोग मेजॉरिटी के हैं तो 50 क्या, उनको तो 80% वोट मिलेंगे। तो आप ये तरीका थोड़ी अपना सकते हो मेजॉरिटी माइनॉरिटी में सिलेक्शन करने के लिए। तो इसीलिए लिखा है कि अनदर रीजन व्हाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रिवेंट दिस टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑन अ माइनॉरिटी। क्यों? क्योंकि ये जो तरीका है क्रूअल वे ऑफ डिसाइडिंग, इसको रोकने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, जहां पर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे बिना उसके विचारों का चेक किए, बिना ये देखे कि ये जो डिसीजन हम ले रहे हैं ये उनके फायदे में है या नहीं है, उसके अगेंस्ट में काम करती है। और दूसरा क्या होता है? member of one community dominate others within the same community are known as intra community domination। कब कभी होता है ना, रिलीजन में ही बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्रीड होते हैं, कास्ट होते हैं, तो वहां पे भी उसको बोलते हैं इंटर मेजॉरिटी डिसीजंस। अच्छा, हमने दो रीजन पढ़ लिए। पहला रीजन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन होने का, किसी को याद है? पहला रीजन किसी को याद है? पहला रीजन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना चाहिए? पहला रीजन क्या था? ताकि आप मोनार्की, डिक्टेटरशिप या लीडरशिप को पीछे हटा सको, मतलब आप लोग को सबको फ्रीडम मिले चूज करने का कि आप क्या कर सकते हो। दूसरा रीजन क्या था? ताकि लोग अपनी पावर्स का, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना कर पाए। एग्जाम्पल याद रख, अगर आप एग्जाम्पल याद रखोगे तो आपको याद रखे रहेगा। पहला रीजन क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो आप नेपाल का एग्जांपल लो, वहां पे डिक्टेटरशिप थी, मोनार्की थी, राजा जो कहता था वही होता था, तो लोगों के पास फ्रीडम नहीं था, तो फ्रीडम देता है कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड रीजन क्या था क्यों कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? तो सेकंड रीजन के लिए आप एग्जांपल याद करो अपने मॉनिटर का, क्लास मॉनिटर का, कि क्लास मॉनिटर ने एक लड़के को जो चुपचाप बैठा हुआ था उसको फालतू परेशान किया और उसकी कंप्लेन की, जिसकी वजह से उस लड़के को सजा मिली, है ना, जबकि उस लड़के ने कुछ नहीं किया था। तो इससे क्या डिसाइड होता है? मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, मिस यूज ऑफ पावर। क्लास मॉनिटर ने अपने पावर का मिस यूज किया और उस शांत लड़के को जो कुछ नहीं कर रहा था उसको सजा दिलाई। अब थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन जो हमें बताता है कि why we need a constitution is to save us from ourselves। अरे सर ये क्या मतलब हुआ? अपने आप से कैसे बचाएं खुद को? मतलब हम क्या अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं? सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ मतलब क्या होता है? खुद से खुद की सुरक्षा करना। तो सर इसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है? ये क्या लिखा है बुक में? तो देखो बुक खुद ही बोल रहा है, दिस में साउंड स्ट्रेंज। बुक बोल रहा है कि भैया ये स्ट्रेंज आपको लग सकता है, लेकिन ये स्ट्रेंज आपको लग सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? What is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest। क्या बोला? लार्जर इंटरेस्ट के लिए हमें अपने स्मॉलर इंटरेस्ट को, हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों को त्यागना पड़ता है ताकि हम बड़ी खुशी हासिल कर पाए। सर आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है। दो एम्प्लॉय थे, ठीक है। एम्प्लॉय मतलब एक जो कंपनी में काम करते हैं, वो एक कंपनी में काम करते थे। एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी बुक का नहीं है लेकिन मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। दो एम्प्लॉय थे जो एक कंपनी में काम कर रहे थे, तो उनको हर साल दिवाली और ईद पे बोनस मिलता था, मतलब सैलरी के अलावा उनको फिक्स पोर्शन ऑफ अमाउंट एक्स्ट्रा दिया जाता था, दिवाली और ईद पे बोनस देती थी कंपनी। 2 साल क्या हुआ? कंपनी लॉस में चली गई, मतलब कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो तीसरे साल कंपनी ने बोला कि हम इस साल से दिवाली और ईद का बोनस आपको नहीं देंगे। तो पहले एम्प्लॉय ये तो कुछ नहीं बोला, वो कहा चलो ठीक है कंपनी लॉस में है, फायदा नहीं है, क्या होगा। लेकिन दूसरा एम्प्लॉय लड़ गया, उसने केस कर दिया, बोला नहीं ये हमारा राइट है, हमें बोनस मिलना चाहिए, हर साल देते हो इस साल भी दो, नहीं तो हम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। और जो दूसरा वाला एम्प्लॉय था वो था यूनियन लीडर, तो उसने खुद तो भी ये किया और अपने साथ साथ सारे मजदूरों को भी मना कर दिया काम करने से।
तो अब ये बताओ, अगर कंपनी उसको अभी बोनस दे देगी दिवाली या ईद का, और कंपनी जो है प्रॉफिट पे है, तो प्रॉफिट पे नहीं है तो हो सकता है ना अगले साल तो सैलरी काटनी पड़ जाए। भाई जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी कहाँ से सैलरी देगी, है ना। तो उस जो यूनियन लीडर था उसने क्या किया, उसने अपनी छोटी सी खुशी, स्मॉल इंटरेस्ट जो कि था दिवाली बोनस, उसके लिए अपने लार्जर इंटरेस्ट जो कि था उसकी सैलरी, क्योंकि बोनस तो उसको 2 ही बार मिलता है, दिवाली और ईद, सैलरी तो हर महीने मिलती है। तो अगर वो दिवाली और बोनस के इस साल को छोड़ देता तो फिर उसको सैलरी नहीं कटती, लेकिन क्योंकि वो दिवाली और बोनस के लिए लड़ गया तो फिर उसकी सैलरी कट जाएगी। तो स्मॉल इंटरेस्ट के लिए उसने अपने लार्जर इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दिया, है ना। तो यही लिखा है, टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, खुद को खुद से बचाना, ताकि हम लार्जर इंटरेस्ट में काम कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए भी एक स्टोरी, आपकी बुक कितनी अच्छी है, आपको कॉमिक्स बना बना के आपको स्टोरी लाइन समझाई गई है। देखो शबनम, यहाँ पर हमारी कैरेक्टर का नाम है शबनम। अब शबनम बड़ी दुविधा में है, शबनम इज इन अ फिक्स, शबनम कहाँ है, इज इन अ फिक्स, शबनम दुविधा में है। कैसी दुविधा है शबनम को, उसे एक डिसीजन लेना है। क्या लेना है उसे, डिसीजन। क्या डिसीजन लेना है, शबनम का है कल स्कूल में टेस्ट, शी हैज अ टेस्ट टुमारो, बट शी हैज 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज, उसके पास 2 चैप्टर बचे हैं जो उसको रिवाइज करने हैं। अब तो अच्छी बात है ना, कल टेस्ट है, 2 चैप्टर रिवाइज करना है तो पढ़ ले, उसमें क्या है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भैया इट्स टाइम फॉर माय फेवरेट टीवी प्रोग्राम। अब देखो शाम का समय है, शबनम के टीवी प्रोग्राम का टाइम हो गया है, और शबनम ये टीवी प्रोग्राम कभी मिस नहीं करती है, वो डेली देखती है। तो अब ये शबनम सोच रही है कि अगर टीवी देख लेगी तो फिर उसको टाइम नहीं मिलेगा, 2 चैप्टर उसके रिवाइज नहीं हो पाएंगे, टेस्ट में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, और अगर रिवाइज करेगी तो फिर टीवी नहीं देख पाएगी और उसका टीवी प्रोग्राम छूट जाएगा। तो अब बताओ, अब शबनम खुद से बचे कैसे। शबनम बहुत परेशान, बड़ी परेशान शबनम। तो शबनम की मम्मी ने देख लिया ये चीज, शबनम की मम्मी ने पूछा, शबनम तुम क्यों इतनी वरीड लग रही हो, तुम क्यों इतनी चिंता में हो। तो शबनम ने बोला कि आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई ऑल्सो हैव अ टेस्ट टुमारो, मेरा कल टेस्ट है। अब टेस्ट है तो अब ठीक है, क्या बोला उसके आगे, इफ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच एंड आई हैव एन आइडिया, वॉट इफ नो वन वॉचेस टीवी टू नाइट, देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड। अब शबनम कही क्योंकि मेरा अलग सेपरेट रूम नहीं है और आप लोग यहीं पे हॉल में बैठ के टीवी पे मेरा फेवरेट प्रोग्राम देखोगे तो मेरा भी मन करेगा देखने का, और अगर मेरा मन करेगा तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो ऐसा करो कि आप सब लोग भी टीवी बंद कर दो ताकि मैं अपने प्रिपेयर कर लूँ टेस्ट के लिए और मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊँ। क्योंकि देखो अब इसमें बताओ, स्मॉलर इंटरेस्ट क्या है, लार्जर इंटरेस्ट क्या है। स्मॉलर इंटरेस्ट है उसका टीवी प्रोग्राम, क्यों, क्योंकि टीवी प्रोग्राम तो रिपीट टेलीकास्ट कल भी आ जाएगा, स्कूल के बाद आके भी देख सकती है, लेकिन टेस्ट जो उसका नहीं पढ़ पाएगी, टेस्ट तो कल हो गया तो दोबारा नहीं होगा उसका, तो टेस्ट के लिए पढ़ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा मतलब मेन चीज़ है। तो इसीलिए शबनम ने कहा कि भैया सबसे उसने टीवी बंद करा दिया। और आप देखो तो अगले दिन, इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स, जो 2 चैप्टर उसके रिवाइज नहीं हुए थे उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और क्योंकि शबनम ने टीवी छोड़ के अपना पढ़ाई किया इसलिए वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाई। समझा आपको। तो इसीलिए स्मॉलर इंटरेस्ट को छोड़ के लार्जर इंटरेस्ट की तरफ हमें जाना पड़ता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड रीजन व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस वी माइट टेक that could have an adverse effect on a larger principle that the country believe in। मतलब जब आप लार्जर स्केल पे देखोगे तो कभी कभार स्मॉल स्मॉल चीज़ों के लिए लिए गए डिसीजन लार्ज चीज़ों को इफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग जो डेमोक्रेसी में रहते हैं, इट इज पॉसिबल दैट मैनी पीपल who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set things right। बहुत लोग नहीं बोलते हैं कि अरे इतने ज़्यादा सब पार्टियां भ्रष्ट हैं, सब करप्शन में है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सबका वही करप्शन का हाल है, तो कितना अच्छा रहता ना डिक्टेटरशिप होता, हिटलर होता या फिर चाइना की तरह डिक्टेटरशिप होता तो सब सही रहता, लोग ये नहीं कर पाते वो नहीं कर पाते। तो लोग सोचते हैं कि अब भाई ऐसा है तो हम लोग डिक्टेटरशिप के लिए वो करते हैं। तो देखो लिखा है, स्वेप्ट बाय दिस इमोशन, इस इमोशन में बह के,
कहता है ना इमोशन में बह गया है, वो तो इमोशन में हो गया, बहकी बहकी बातें कर रहा है, तो वही मतलब हुआ। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे मे नॉट रियलाइज दैट इन लॉन्ग रन डिक्टेटर रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। अगर आप किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर दे दो, उसको राजा बना दो और बोलो कि सारे डिसीजन आज से आप लोगे, तो वो लॉन्ग रन में क्या करेगा, लॉन्ग रन में वो सब कुछ करेगा जो आपके इंटरेस्ट में नहीं होगा। राजा लोग पहले थे ना, कैसे करते थे, इतना टैक्स फिक्स देना है तो दो, बात खत्म, जो राजा ने बोल दिया वही होता था। तभी तो राजाओं को हटा के हमने डेमोक्रेसी लाई, ताकि जहाँ पे सबको राइट हो, सबको आज़ादी हो, सबके पास अपने अपना जो मन चाहे सो चीज करने की फ्रीडम हो, है ना। तो वही लिखा है, अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। गुड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो ऐसे लोगों को जो मन में भावना आती है उससे अपना बेस, अपना जो इंटरेस्ट है वो चेंज होने नहीं देता, है ना। तो इसीलिए गारंटी करता है सिटीजन, ओवरथ्रो अ प्रोविजन दैट गारंटीज राइट्स ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। सिटीजन्स को राइट देता है और उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, उनको फ्रीडम भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा, इन 3 एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो देखो अभी आपको ये क्वेश्चन लिख के मेरे को भेजना है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, Why was Shabnam happy that she had not watched TV? What would you have done in the similar situation? आपको बताना है कि शबनम जब टीवी नहीं देख पाई, अपना फेवरेट प्रोग्राम नहीं देख पाई, तब भी वो खुश क्यों थी, और अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। सर हम तो टीवी देख लेते, टेस्ट तो हमेशा होते रहते हैं, हर वीक होते रहते हैं, टीवी प्रोग्राम थोड़ी जाएगा, है ना। तो अभी तो आप वो भी नहीं देख सकते, लॉकडाउन में तो कोई नया एपिसोड भी नहीं आ रहा है, सब देखा हुआ है, तो अभी तो आप टीवी एपिसोड भी नहीं देख सकते है कि नहीं। तो चलो अब बात करते हैं, हमने सब बात कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए क्या क्या पावर देता है। अब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स का, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से मेन फीचर्स हैं, है ना। तो देखो लिखा हुआ है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन बाय द बिगिनिंग, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंडिया का नेशनल मूवमेंट एक्टिव हो गया था, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। आपको पता है 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था ब्रिटिश रूल से। तो भाई 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग से, 1900 के स्टार्टिंग से ही लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। और ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैज डेवलप्ड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिन एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। जब इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स कमजोर पड़ रहे हैं, तभी से वन ग्रुप ऑफ पीपुल वर वेरी एक्टिव इन थिंकिंग ऑफ व्हाट द न्यू इंडिया शुड बी। मतलब इतना साल ब्रिटिशर्स की इन्होंने गुलामी हो गई थी कि जो कुछ लोगों को ये राइट दिया गया था, कुछ लोगों को ये काम दिया गया था कि उनका बस यही काम था कि वो सोचे और वो चीजें लेके आए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए, जो आज़ादी के बाद हमारे लोगों को मिलना चाहिए, है ना। तो देखो क्या क्या था, अब देखो लिखा है, अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। मतलब ब्रिटिशर्स में क्या था, केवल रूल बन जाते थे और लोगों को उनको फॉलो करना पड़ता था और उनसे कुछ पूछा नहीं जाता था कि भैया तुम्हारी क्या चॉइस है, तुमको पसंद है कि नहीं, जबरदस्ती उन पे रूल्स अप्लाई कर दिए जाते थे, है ना। कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। तो जब ब्रिटिशर्स ने जब जाने लगे तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि भैया ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कि सभी को, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड एवरी शुड बी अलाउड इन पार्टिसिपेटिंग अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाने में सबका रोल होना चाहिए। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government should be set up in India and the rules that would determine its functioning. अब उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन अब ये बताओ कि कैसे लोग आज से हम 1947 की बात करते हैं तो अराउंड 180 ईयर्स पहले जो उन्होंने रूल्स लिखे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए, वो आज भी उतने ही एप्लीकेबल है। तो आप सोचो वो लोग कितने दूरदर्शी होंगे, 80 ईयर्स पहले ही उनको पता था कि ये राइट्स लोगों को मिलने चाहिए। तो इसके लिए दिस वॉज नॉट डन बाई वन पर्सन, किसी एक पर्सन का काम नहीं था, बट इट वॉज डन बाई
कितने लोगों का काम था? ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकेम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946 एंड हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। 1946 से ही उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखना चालू कर दिया था और अगले 3 साल तक वो लोग मिलते थे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने पे काम करते थे। देखो यहाँ पे फोटो भी दिखा है, ये जो आपको ये आदमी दिख रहा है, ये एक मिनट, ये फिर छुप जाता है, ये वाले आदमी, ये जिन्होंने ये शॉल ओढ़ के रखी है, ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडिया के पहले होम मिनिस्टर। देयर वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली। ईच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल एंड देयर वाज अ सिंसियर एफर्ट टू कॉम्प्रोमाइज एंड रीच एन एग्रीमेंट थ्रू कॉन्सेंसस। मतलब जो भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ना, एक भी राइट, एक भी लाइन, एक भी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लोग लिखते थे वो सब के सब, ये देखो, ये पूरे के पूरे 300 लोग डिस्कस करते थे और तभी जिस कॉन्सेंसस मतलब सबकी सहमति, मेजॉरिटी की सहमति के बाद ही वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया जाता था। और ये लोग कौन थे? ये 300 लोग, ये नहीं है कि ये 300 लोग कहीं से भी उपचुनाव के लिए लिए गए थे, नहीं, इंडिया के डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट पार्ट से ये सभी लोग को डिसाइड किया गया था, चुना गया था और ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखते थे जिसमें सबकी बात रखी गई थी। एक गरीब आदमी से लेकर, एक किसान से लेकर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर और एक अमीर आदमी टाटा से लेकर सब लोग थे इसमें, है ना। उसके बाद कौन थे? तो ये देखो, इनका तो नाम आप सबने सुना होगा, बाबा भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट गेट सम सेफगार्ड्स इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन थे? ये दलित थे, शेड्यूल कास्ट से आते थे। तो देखा ना, मैंने बोला ना, वो 300 लोग कोई ऐसे नहीं थे कि कोई भी उठा के चला गया। दे वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर सोसाइटीज, ऑफ देयर कास्ट, ऑफ देयर रिलीजन, ऑफ देयर क्रीड, ऑफ देयर color. But he also stated that although the laws might exist, scheduled caste still has a reason to fear because the administration of these laws were in the hand of caste Hindu officers. He therefore urged scheduled caste to join the government as well as the civil services. अंबेडकर साहब ने बोला कि हमने लॉ तो बना लिया और हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन क्योंकि इन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन कास्ट ऑफिसर्स के हाथ में है, इसीलिए ये लोग, हो सकता है कि लॉज इंप्लीमेंट ना हो पाए, इसीलिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट, अपने कास्ट वालों को बोला कि आप लोग भी पढ़िए, गवर्नमेंट ज्वाइन कीजिए, सिविल सर्विसेज ज्वाइन कीजिए, आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए और अपने हक के लिए खुद लड़िए और आके अपनी लॉज को इम्प्लीमेंट करवाइए। लॉज उन्होंने बना दिए, लेकिन केवल रिटन लॉ होना और उसको एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना अलग बातें हैं, है ना। तो ये भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। अब भाई इन लोगों के पास बहुत बड़ा, देखो लिखा हुआ है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। बहुत बड़ा काम था। क्यों? क्योंकि द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, belong to different religion, different culture, and the constitution was being written. India was going through considerable turmoil. क्यों टर्मोइल? टर्मोइल मतलब होता है उठापतक। बहुत ही अजीब सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि पार्टीशन हो रहा था इंडिया का, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। और सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट, मतलब जो पहले राजाओं का देश था, वो लोग डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि उनको लगता था कि राजा लोगों की पावर छिन जाएगी, उन लोग का सब रुतबा खत्म हो जाएगा। आपको पता है 1947 तक भी बहुत सारे इंडिया में किंगडम थे, लेकिन वो सब गवर्नमेंट के, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे। तो जब ब्रिटिशर्स जाने लगे तो इन राजाओं को लगा कि हमें फिर से हमारी पावर मिल जाएगी और हम लोग फिर से लोगों पर राज करेंगे ब्रिटिशर्स के बाद भी। तो इसीलिए वो लोग गवर्नमेंट के साथ शामिल होने में एग्री नहीं करते थे। तो इन सब राजाओं का मिला के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होम मिनिस्टर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस इंडिया को एक इंडिया बनाया, सारे राजाओं को एग्री कराया कि आप गवर्नमेंट का पार्ट बनो और हम लोग सबके लिए मिलके अच्छा काम करेंगे, है ना। तो देखो यही लिखा हुआ है, दे rose to the occasion and gave a country a visionary document that reflect a respect for maintaining diversity while preserving national unity. इन सभी ने जो डॉक्यूमेंट लिखा, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ था। मतलब नेशनल यूनिटी भी थी। नेशनल यूनिटी मतलब नेशनल यूनिटी का भी लोगों का ख्याल रखा गया और साथ में डाइवर्सिटी का भी ख्याल रखा गया। जो अलग अलग तरह के लोग थे उन सबको भी ख्याल रखा गया। और इसीलिए सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज वेल एज क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन
इलेक्शन के राइट्स दिए गए, सब कुछ दिया गया ताकि लोग जो है अपने हक के लिए खुद लड़ पाए और सबके लिए प्रॉब्लम कह रहा हूँ, सबके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ना। अब बताया है लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से की फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपना बनाते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन, ये पूरी लाइन में यही लिखा है कि आपके नीचे जो पॉइंट्स गिवन है, ये हुआ 1 2 3 4, ये सब में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत लिखी हुई है, की फीचर्स हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके सबको और देखते हैं कि सबका क्या मतलब है। सबसे पहला पॉइंट है जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खासियत है, वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा इंडिया में, बहुत सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे टॉप पे होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो दिल्ली में बैठती है ना, केंद्र सरकार बोलते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं ना, जितने स्टेट हैं सबकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे टॉप मिनिस्टर है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पावर सेंटर की पावर है। उसके बाद जो अलग अलग स्टेट्स हैं उसके अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो अपने स्टेट की जिम्मेदारी, अपने स्टेट के पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आते हैं लोकल अथॉरिटीज, एलएज। लोकल अथॉरिटीज़ मतलब जो पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, ठीक है, शहरों में विकास खंड होते हैं, विकास भवन होते हैं, ये सब होते हैं, गांव में पंचायत होते हैं, और उसके बाद नीचे अपने पंचायती राज तो पढ़ा ही था। तो ये है एक फेडरल गवर्नमेंट का फॉर्मेट, मतलब जिसमें पावर किसी एक के पास नहीं होती, पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल मतलब जहां पे देश की बात आती है, विदेशों से संपर्क की, लड़ाई की, डिफेंस की, ये सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ अपने स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ अपने स्टेट की जिम्मेदारी है, और वो अपने स्टेट के लिए ही काम करते हैं, है ना, सिर्फ अपने स्टेट के लिए ही काम करेंगे और अपने स्टेट के बारे में सोचेंगे। और उसके बाद जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो लोकल गवर्नमेंट है, मतलब कि पंचायत। अब जैसे उम्बरगांव है, यहाँ पे क्या है, ग्राम पंचायत है ना, तो यहाँ पे यहाँ की जिम्मेदारी किसकी है, ग्राम पंचायत की है। फिर ग्राम पंचायत, अब ये जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा वहाँ पे, मतलब वलसाड डिस्ट्रिक्ट लगता है तो वलसाड का जिम्मेदारी किसकी होती है, डीएम की होती है। डीएम के बाद डीएम, अब वलसाड किस स्टेट में आता है, तो गुजरात स्टेट में आता है, और गुजरात, पूरे गुजरात की जिम्मेदारी किसकी है, तो इस गुजरात के सीएम की है, विजय रूपाणी की है। और उसके बाद गुजरात कहाँ आता है, तो इंडिया में आता है, और पूरे इंडिया की जिम्मेदारी किसकी है, तो नरेंद्र मोदी की है, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट के हेड है ना। तो ये होता है फेडरलिज्म, जिसमें अलग अलग स्टेजेस के डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो यही लिखा है इसमें, आओ पढ़ लेते हैं। लिखा है दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट नहीं होगी, अलग अलग लेवल होंगी, क्योंकि फिर वही चीज़ होगी, अगर एक ही गवर्नमेंट होती तो फिर ये मोनार्की हो जाता। मोनार्की याद है ना, पावर किसके पास होती थी मोनार्की में, सिर्फ राजा के पास होती थी, राजा जो बोल दिया वो हो गया, बात खत्म। तो इसलिए ये चीजें होती हैं। तो इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल, देखो लिखा है वही चीज। और पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव रेड अबाउट इट इन योर क्लास 6 बुक। 6 में आपने पढ़ा होगा पंचायती राज, जो मैंने लोकल अथॉरिटी बोला। लोकल अथॉरिटी मतलब जो लोकल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट के बाद अलग अलग हर जिले, हर गाँव, हर शहर में काम करते हैं, है ना। तो ये हो गया एक टाइप ऑफ, ये सिस्टम हो गया गवर्नमेंट का भी, ठीक है। अब देखो वही लिखा है, द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मेंट दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइस्ड दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली। मतलब किसी एक पर्सन जो दिल्ली में बैठा हो उसके हाथ में सारी पावर न दी जाए कि वो पूरे इंडिया को गवर्न कर सके, और इसीलिए सबको फेडरल गवर्नमेंट दिया गया। making decisions for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the state so that decisions could be made for that particular area. किस एरिया में क्या दिक्कत है, उसके लिए क्या चाहिए, वो स्टेट्स के पास होती है ना। और इसीलिए ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द डिटेल्स ऑफ इशू दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाई वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम द वर्क दैट इट डज। जैसे आपको अभी रिसेंट अगर मैं एग्जांपल दूं आपके लिए, तो जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी राइट है, स्टेट गवर्नमेंट का भी राइट है, लेकिन जीएसटी में पैसा किसको मिलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट्स को जीएसटी का पेमेंट करती है। तो इसीलिए अब स्टेट गवर्नमेंट को भी तो रनिंग के लिए पैसा चाहिए ना, तो स्टेट गवर्नमेंट किससे पैसा मांगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, अपने स्टेट के खर्चों के लिए। और वो पैसा केंद्र कहाँ से देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से देगी, जो उसको जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से कलेक्ट होगा, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होता है,
तो स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन का सबसे अच्छा सिस्टम होता है वैट, जो लगता है पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल पे। ये 3 मेन स्टेट गवर्नमेंट के मनी सोर्सेज हैं। ये सब आपको आगे बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। Under federalism, states are not merely agent of the federal government but draw their authority from the constitution as well. State government के पास कौन कौन सी पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करता, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से डिसाइड करके रखी हुई हैं। इसीलिए जिस सबको पता है कि उसके हक में क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे की फीचर क्या है? फेडरलिज्म। अब दूसरा फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो दूसरा फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो डिफरेंट तरह के लोग हैं, जो अलग अलग होते हैं, उनका क्या होता है? उनका होता है इलेक्शन। इलेक्शन मतलब वो सब लोग खुद इलेक्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है ये लाइन, पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब वोटिंग करने जाते हैं ना 18 साल के ऊपर, 18 साल मतलब एडल्ट एज। एडल्ट एज जब आप अचीव कर लेते हो तो आपको बनता है वोटर आईडी, और वो आप अपने वोट का पावर का आपको फ्रीडम दिया गया है। आप जिसको चाहो राइट दिया गया है, राइट टू वोट, और आप जिसको चाहो उसको वोट करके अपना इलेक्टेटिव, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हो। आपके एरिया में क्या दिक्कत है ये आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलो और वो आपकी बात बाहर उठाएगा सबके सामने और आपके एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो वही लिखा है, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज सोशल बैकग्राउंड कैन कंटेस्ट इन द इलेक्शन एंड दे आर एबल टू आल्सो रिप्रेजेंट फॉर अकाउंटेबल टू द पीपल। और उनको वोट भी करने को पावर दिया जाता है। मतलब कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और हर कोई के पास ये राइट है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन खुद करे, है ना। फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है अभी दिखा है, देखो। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर मतलब वो लोग जो लॉ बनाते हैं। फिर से बता रहा हूँ 3 फॉर्म है। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब होता है आपके एमएलएज, आपके एमपीज, लोकसभा, विधानसभा। ये लोग का काम क्या होता है? ये लोग लॉज को बनाते हैं। ये लोग लॉ को बनाते हैं। इनका काम होता है रूल्स बनाना, लॉज बनाना। इनका काम इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। फिर देखो एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? आपकी पुलिस आती है, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और इनका काम होता है लॉ को एग्जीक्यूट कराना, लॉ को ग्राउंड लेवल पे सब पे अप्लाई कराना, है ना। और सबसे थर्ड पार्ट आता है जुडिशरी। जुडिशरी में आते हैं आपके कोर्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब। और इनका काम क्या होता है? कभी भी अगर किसी को कन्फ्लिक्ट है, दो लॉ में कन्फ्लिक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कोर्ट का काम होता है उसमें बात करना, उसको चेक कराना। देखो वही लिखा है, The legislature refers to our elected representative. Executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. यही बताया ना मैंने। और जुडिशरी के बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। रेफर टू सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री। ये 3 पार्ट होते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब पावर किसी एक में न देके पावर हम बांट देते हैं और इनके अलग अलग राइट्स हैं। लेजिस्लेचर का काम है सिर्फ और सिर्फ अपने लॉज बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम है पुलिस का लॉज इंप्लीमेंट कराना, और जुडिशरी का काम है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसको दूर करना, है ना। चलो यहाँ तक आपका हो गया। अब 4th है फंडामेंटल राइट्स, और इसके बाद 5th है सेक्युलरिज्म। 2 पॉइंट और बचा है और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैं इस लेक्चर में थोड़ा सा लंबा लेक्चर रहेगा लेकिन आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर, है ना। तो खत्म कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि राइट आपको मिलना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स मतलब इंडिया में लोगों को राइट्स गिवन है कि वो अपने राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये चीज़ जो मैं इसमें ये ना पढ़ के मैं आपको ये पढ़ता हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कौन से राइट्स आपको मिले हुए हैं, क्योंकि इसमें बस क्योंकि यहाँ पे बस यही लिखा है कि लोगों को अपने अपने तरीके जीने का राइट्स गिवन है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि उनके पास क्या अधिकार हैं। तभी तो लोगों को लगेगा ना कि हाँ हम जो है डेमोक्रेसी में हैं, नहीं तो फिर मोनार्की नहीं होगी। डिसाइड कौन करेगा? लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, पुलिस इंप्लीमेंट करा देगी, तो फिर लोगों के पास कहाँ से कह सकते हो आपकी डेमोक्रेसी है। तो वो चीज़ों के लिए आपको फंडामेंटल राइट्स गिवन है। हर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट्स गिवन है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से राइट्स आपके पास हैं? तो देखो सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। मतलब ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ।
लॉ के आगे सभी पर्सन सेम है, चाहे कबीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पीएम हो, चाहे एक आम आदमी ही क्यों ना हो, मतलब कोई भी लॉ अगर बनता है, ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, वो सभी पर्सन के ऊपर होता है। और कोई भी सिटीजन, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द लॉ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स, मतलब कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनके रिलीजन के बेस पे, उनके कास्ट के बेस पे या उनके सेक्स के बेस पे, मतलब मेल है या फीमेल उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल राइट्स गिवन है ना। तो ये बताता है राइट टू इक्वालिटी। फिर दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब होता है आपको आज़ादी है, किस चीज़ की आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी है आप कोई भी भाषा बोल सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, कुछ भी आप बोल सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपनी बातों को कहीं भी एक्सप्रेस कर सकते हो, रख सकते हो। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, अगर आप किसी चीज़ से खुश नहीं हो तो आप एसोसिएशन बना सकते हो। उसके बाद राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप इस देश में कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके आराम से रह सकते हो और कहीं भी घूम सकते हो, इस बात का भी आपको राइट है। और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और ये आपको अधिकार गिवन है। तो अगर कभी भी अगर आपको कोई किसी चीज़ के लिए रोकता है, मना करता है इन सब चीज़ों के लिए, तो आप बता देना कि भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको राइट है, हम आप हमें इसमें नहीं रोक सकते। थर्ड पॉइंट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आपका कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपका कहीं भी कोई भी आपके साथ शोषण हो रहा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, एक आम आदमी कोर्ट में जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोहिबिट करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब बच्चों की तस्करी। लोग क्या करते हैं, गाँव से बच्चों को बहला फुसला के लाते हैं और फिर उनकी तस्करी करते हैं, विदेशों में उनको बेच देते हैं, पार्ट्स बेच देते हैं। फोर्स लेबर, ठीक है, जबरदस्ती, किसी से जबरदस्ती काम कराना। और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 14 साल से कम उनके बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, है ना। तो ये उनका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी पर्सन, एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक रिलीजन में है तो वही रिलीजन फॉलो करे, कोई भी पर्सन कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है। पांचवा राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब आप कोई माइनॉरिटी हो, रिलीजियस लिंग्विस्टिक हो, सेट अप देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, आप कल्चर के हिसाब से स्कूल कॉलेज भी खोल सकते हो, आपको अपने कल्चर का लगता है कि वहाँ के स्कूल्स नहीं है तो आप वो भी कर सकते हो। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब अगर आपको लगता है कि आपके अबव में से कोई भी राइट आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में अपना केस खुद जाके लड़ सकते हो। तो ये है आपके फंडामेंटल राइट्स। और लास्ट पॉइंट आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। कोई स्टेट ये नहीं कह सकता कि हम हिंदू रिलीजन हैं या हम मुस्लिम रिलीजन हैं या हम जो है क्रिश्चियन रिलीजन के लोग हैं, ऐसा नहीं कर सकता। ऑफिशियल रिलीजन कोई स्टेट नहीं बना सकता, है ना, ये सेकुलरिज्म का पार्ट नहीं है। तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, यहाँ सभी रिलीजन के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों के लिए प्रॉपर जो है राइट्स गिवन है ना। तो हम जो स्टार्टिंग में फुटबॉल का गेम पढ़ा था ना हमने, उसमें भी यही था। मान लो फुटबॉल के गेम में कहते कि हम फुटबॉल में टीम में अपने बस केवल मुस्लिम लोगों को लेंगे या केवल हिंदू लोगों को लेंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी कोई रूल थोड़ी है। तो इसीलिए सेकुलरिज्म का मतलब होता है सबको प्रॉपर अधिकार है, कोई किसी भी उसमें काम कर सकता है ना। तो इसीलिए ये सब हैं आपके मेन पॉइंट। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5 मेजर जो हैं वो पॉइंट्स हैं, वो है सबसे पहला, और देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा था फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि स्टेट्स जो हैं वो एक, मतलब कि जो पावर है गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज, मतलब किसी एक के हाथ में पावर नहीं है। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि वोटिंग राइट्स है, आप अपना लीडर खुद चुन सकते हो या फिर खुद भी इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है, लेजिस्लेटिव जिसका काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव जिसका काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, और जुडिशरी जिसका काम होता है कोर्ट्स, जो मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है लॉज को लेके तो उसको दूर करना। फोर्थ पॉइंट है फंडामेंटल राइट। तो सभी इंडिया के सभी सिटीजन्स को राइट्स गिवन है कि जिनको आज़ादी है कि वो ये सब अधिकार उनके हैं और ये इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है सेक्युलरिज्म।
मतलब इंडिया इज अ नॉट ओनली वन रिलीजन कंट्री, इट इज होम फॉर एवरी रिलीजन एंड वी शुड रिस्पेक्ट एंड वी शुड ट्रीट एवरी वन विथ इक्वालिटी, आइदर बी इट इन एनी रिलीजन, कोई किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो या क्रीड का हो। तो ये 5 पॉइंट हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पॉइंट्स, और इसी के साथ आपका जो है ये चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, तो एक्सरसाइजेज आप करो, जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो आप तुरंत मेरे से पूछो, आपको कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तुरंत मेरे को फ़ोन करो, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।